all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के पूरा का पूरा जो वीडियो चल रही थी उसका सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स पढ़े थे सेल साइकिल के, पूरा हमने सेल साइकिल समझा था, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस वो सब नहीं किया था, इंटरफेस और एमफेस किया था। इंटरफेस डिटेल में किया था, एमफेस में हमने साइटोकाइनेसिस किया था। तो आज जो हमारा बचा हुआ कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट है हम वो करेंगे, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस से पहले मतलब इन जनरल पूरा माइटोसिस का मैं आपको पूरा का पूरा बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले आज मैंने टाइटल नहीं लिखा, सॉरी, चलो सबसे पहले हम चालू करते हैं माइटोसिस से। अब कोई भी टॉपिक चालू करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन। तो क्या है माइटोसिस? माइटोसिस क्या होता है कि कोई एक सेल है, हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, कोई एक सेल जाएगी G1 फेज में, फिर G1 फेज में सेल ऑर्गेनल का रेप्लिकेशन होगा एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस। उसके बाद होता है S फेज जिसमें DNA का डिवीजन होगा, सेंट्रियोल का डिवीजन होगा। उसके बाद होता है G2 फेज जिसमें बचे हुए सेल ऑर्गेनल का डिवीजन होता है। और उसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। और ये हो गया, इसका मतलब अब क्या हो गया, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। G2 फेज के एंड में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? क्रोमोसोम नंबर होता है 2n और DNA का होता है 4c, लेकिन इसमें होता है 2n 2c 2n 2c 2n 2c। ये मैंने क्या लिखा, चलो समझते हैं। देखो, एक सेल है, उसने G1 फेज में के अंडर गई, सेल ऑर्गेनल का डिवीजन हुआ, S फेज गई। अब क्रोमोसोम का नहीं, DNA का डिवीजन हुआ, यानी क्रोमोसोम के नंबर जितने हैं उतने ही रहेंगे। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन उसका जो DNA है वो डबल हो जाएगा। तो G2 फेज में आया तब तक तो डबल हो चुका है, तो 4c, लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतने ही है। अब बचे हुए सेल ऑर्गेनल डिवाइड करेंगे, उसके बाद करेगा माइटोसिस। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है, दो डॉटर सेल का बनना। सेल डिवीजन वेयर पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल which are identical to each other and to the parent cell। एक दोनों से आइडेंटिकल होंगे और पेरेंट सेल से भी आइडेंटिकल होंगे। सबसे पहली बात तो क्रोमोसोम नंबर और DNA कंटेंट में तो आइडेंटिकल है ही है। उसके अलावा ये इन जनरल भी जैसा पेरेंट सेल होगा वैसा सेम टू सेम डॉटर सेल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वही तो क्रोमोसोम है जो पेरेंट के पास है। अगर पेरेंट का क्रोमोसोम सेम टू सेम डिट्टो डॉटर में जाएगा तो वो हम कैसे हम है, हमारी जीन्स जो एक्सप्रेस करेगी हम वो है। तो इनकी जीन्स वही एक्सप्रेस कर रही है जो इनके पेरेंट्स की जीन एक्सप्रेस कर रही है, तो जो वो होंगे वही पेरेंट होंगे, तो वो दोनों आइडेंटिकल है। और इसमें 2n 2c था पेरेंट, बच्चा जो आया डॉटर सेल जो है वो भी 2n 2c है। तो इसका मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रह रहा है, और इसी वजह से इसे एक और चीज़ बोलते हैं, वो है इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। एक चीज़ आप बॉक्स बना के लिख दो कि ये जो क्रोमोसोम है ये मोनाड है, और ये जो क्रोमोसोम है वो डायाड है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बाकी फिर आगे जाके जब सेंटेंसेस बनेंगे ना तो उसमें कंफ्यूजन होगी कि ये मोनोड और डायड क्या होता है। बस उसके लिए लिख दो कि जब क्रोमोसोम पैर में होता है
मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, यूजुअली ऐसे होता है तो वो मोनाड, अगर वो डबल फॉर्म में है तो वो डायड, ठीक है। अब माइटोसिस कहाँ कहाँ पे होता है तो वो देखते हैं। माइटोसिस सबसे पहले तो सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं जर्माइनल सेल्स के अलावा, वो सबको सोमेटिक सेल बोलते हैं। मेरी स्किन की सेल हो गई, मेरी हेयर की सेल हो गई, सब सेल सोमेटिक सेल है। तो इसीलिए क्योंकि वो सोमेटिक सेल की डिवीजन कर रहा है इसलिए इसको सोमेटिक डिवीजन भी बोलते हैं। क्या इसका मतलब कोई भी जर्माइनल सेल के अंदर ये डिवीजन नहीं होगा? जस्ट इन केस यू डोंट नो, जर्माइनल सेल यानी वो जो रिप्रोडक्शन में काम करती है। तो रिप्रोडक्शन में हमको माइटोसिस क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल का जो गैमेट है वो फ्यूज करता है। अब दोनों गैमेट अगर इक्वेशनल डिवीजन से फॉर्म किए होंगे तो दोनों 2n2c होंगे, और दोनों फ्यूज करेंगे तो वो 4n4c हो गए। हमको क्या सुपरमैन और सुपर ह्यूमन बनाना है क्या? वुमेन नहीं, हमको वही ह्यूमन बनाना है जो ह्यूमन था। ह्यूमन से ह्यूमन बनाना है, ह्यूमन से सुपर ह्यूमन नहीं बनाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मेल को आधा काट देंगे, फीमेल को आधा काट देंगे। अब दोनों क्या हुआ, NC हो गया। अब जब दोनों फ्यूज करेंगे तो 2n2c हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ पर माइटोसिस नहीं कर सकते क्योंकि वो इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें हाफ क्रोमोसोम करने वाला डिवीजन चाहिए जो होगा मियोसिस, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी का सिर्फ टॉपिक माइटोसिस है। तो जर्माइनल सेल में ऑफिशियली माइटोसिस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं तो हम एक एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, और वो है इनिशियल अनडिफरेंशिएटेड स्टेज ऑफ जर्माइनल सेल। अनडिफरेंशिएटेड जर्माइनल सेल में होता है माइटोसिस। इसको डिटेल में हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हो क्लास 12 में तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, मेल के अंदर सेल होता है, एक छोटी सी सेल होती है, टेस्टिस के अंदर होती है, तो वो होती है हमारी स्पर्मेटोगोनियम। वो उससे डिवाइड होके बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब ये स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है तब इसमें होता है माइटोसिस। इसके बाद जो भी डिवीजन होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनता है, तो वो सब में मियोसिस हुआ वहाँ पे। लेकिन इधर क्या हुआ, माइटोसिस। फिर उसके बाद का तो मियोसिस। फीमेल में oogonia, वो भी करेगी हमारा माइटोसिस। ठीक है, जिन लोग ने 12th पढ़ा है उनको ये आएगा समझ में, जिनको नहीं आएगा उनमें आपको समझना ये है कि जर्माइनल सेल सिर्फ मियोसिस नहीं करेगी। इनिशियल जो स्टेज होती है ना, गैमेट के फॉर्मेशन के पूरी प्रोसेस होती है। ऐसे नहीं कि चलो आज मन किया मैं गैमेट बन जाऊँ, वो पूरी प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन की जो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है उसमें मियोसिस नहीं, उसमें बल्कि माइटोसिस होता है। और कहाँ पे होता है, स्पर्मेटोगोनियम और oogonia में। इतना याद रखो। और दोनों क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिस्पेक्टिवली। इतना याद रखो अभी के लिए। ये हो गया हम ह्यूमंस के अंदर। प्लांट्स के अंदर होता है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे फटाफट सेल डिवीजन होती है, तो वहाँ पर भी यही माइटोसिस सेल डिवीजन फॉलो होती है। ये हम उसमें पढ़ते हैं एनाटॉमी में, अम्बाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम में भी माइटोसिस होती है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे एक्चुअली में माइटोसिस के जो स्टेप्स है वो क्या क्या होते हैं, वो पढ़ते हैं। माइटोसिस के मुझे लगा मैंने कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स बोल दिया। तो माइटोसिस या एम फेज, उसके अंदर 2 फेज होते हैं। ये बात तो मैं आपको पिछली लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। कौन कौन से 2 फेज होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस नाम से क्या समझ में आ रहा है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। इसमें किसका है, न्यूक्लियस का। इसमें किसका है, साइटोप्लाज्म का।
अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, मेरिस्टेम के अंदर ना क्यों माइटोसिस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि उसका एनसी रेशियो ज़्यादा होता है। एनसी रेशियो क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एन यानी न्यूक्लियर और सी यानी साइटोप्लाज्म। तो जिस भी साइकिल के अंदर, सेल के अंदर, आप खुद लॉजिकली सोचो, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। अगर उसका न्यूक्लियस बड़ा है और न्यूक्लियोप्लाज्म ज़्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा एक्टिव है। अगर किसी चीज़ का साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, सेल बड़ा है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, तो वो उसका सेल बहुत, साइटोप्लाज्म बहुत एक्टिव है। जिसका न्यूक्लियस बहुत एक्टिव है उसका न्यूक्लियोप्लाज्म बड़ा। इसका अगर n बड़ा तो रेशियो बढ़ेगा, तो जिनका रेशियो बढ़ेगा उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर एक्टिविटी क्या होती है? यही तो होती है सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन, तो वही तो है हमारी न्यूक्लियर एक्टिविटी। तो जिसका भी न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस की एक्टिविटी ज़्यादा यानी एनसी रेशियो ज़्यादा, वो सेल बहुत ज़्यादा रैपिड डिवीजन करती है। जैसे कि अपनी मेरिस्टेम जो हमने पढ़ी, तो उनका एनसी रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा डिवीजन करते हैं। बैक टू आवर ओन टॉपिक। तो साइटोकाइनेसिस तो चलो मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में, एक प्लांट के और एनिमल के दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब आप बताओगे मुझे कि क्या होता है। एनिमल में, सॉरी, प्लांट में सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। आई होप मेरे पहले आप बता रहे हो। और इसमें सेल फरो की फॉर्मेशन होती है। कैसे होता है? सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल, जल्दी, सेंट्रीफ्यूगल। इसमें सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल, ऑब्वियसली यार एक ही बचा है, सेंट्रीपिटल। कैसे? इसमें पेटल, फ्लावर पेटल फॉर्मेशन होती है। इसका जो सेल प्लेट होता है वो कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, इतना तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आते हैं कैरियोकाइनेसिस पे। तो कैरियोकाइनेसिस के कुछ फेजेस होते हैं। एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, और लास्ट में एक होता है टीलोफेज। अब मैं चाहूँगी कि इसके लिए या तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ दो या तो लास्ट में लिखना, क्योंकि इसका एक लाइन में मैं आपको बताऊँगी, बाद में वो आप ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊँगी। या अभी जानना है तो अभी टाइम बीइंग जान लो। प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे थिक होते हैं, इसलिए कोई भी क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी हो तो मेटाफेज में करते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम वाइड अपार्ट हो जाते हैं और टीलोफेज में सेल पूरा का पूरा ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुका होता है। ये बहुत ऐसे वन लाइन का है, अगर आपको नहीं समझ में तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे, तब आप मुझे बताओगे कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, अभी इसको या तो जगह छोड़ दो, हाफ पेज जितनी छोड़ दो, इसको बाद में फिल करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ईच एंड एवरी फेज इंडिविजुअली, जिसमें सबसे पहला था प्रोफेज। चलो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है? कुछ नहीं, बेसिक 3 चीज़ें बोलूँगी प्रोफेज में, वही आपको वैसे ही डिटो लाइन टू लाइन याद रखनी है और वहीं से ही वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला प्रोफेज में होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम है, आई मीन क्रोमेटिन फाइबर है, या तो मैं बोल सकती हूँ या तो मैं लिख सकती हूँ, रुक जाओ। तो क्रोमोसोम है ना, वो क्रोमेटिन फाइबर है, जो वो फाइबर की तरह है। कैसे? ऑब्वियसली फाइबर तो फाइबर की तरह होंगे ना। ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो क्रोमेटिन फाइबर है वो ऐसे होता है। इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोफेज होता है, उस प्रोफेज में जो क्रोमेटिन फाइबर है दैट लुक्स लाइक अ बॉल ऑफ वूल, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरीम स्टेज। क्यों? क्योंकि वो बॉल ऑफ वूल है, तो स्पाइरीम स्टेज होता है। वहाँ आ रही मैं कंडेंसेशन, वैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्पाइरिंग स्टेज यानी बॉल ऑफ क्रोमोसोम। फिर ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो थिन हो जाता है। अर्ली फेज ऑफ प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद लेट फेज भी आएगा। तो लेट फेज में क्या होता है?
कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी पहले क्रोमेटिन मटेरियल था, अब वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या हुआ, ये कंडेंसेशन हुआ, स्पायरिंग स्टेज हो गया। दूसरा, अगर आप देख रहे हो, मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डॉट 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 बनाई है, क्यों, क्योंकि इस स्टेज में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनल्स बिगिन टू डिसअपियर, यानी क्या होने लग जाते हैं, गायब होने लग जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की हमको काम नहीं होती है सेल डिवीजन में, बीइंग ऑनेस्ट, तो इन सब नहीं रहते। एक चीज़ जो आ रही होती है वो होती है स्पिंडल फाइबर्स बन रहे होते, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स लिख सकते हो, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन चालू हो जाती है। ठीक है, ये इतना है हमारा प्रोफेज में। मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले तो स्पाइरिम स्टेज ऑफ क्रोमोसोम दिखता है अर्ली फेज ऑफ प्रोफेज में, फिर उसके बाद जब वो लेट फेज में आता है तो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो चुकी होती है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स बिगिन टू डिसअपियर, और लास्ट में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस कहाँ पे डिसअपियर होते हैं, तो आप कहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रोफेज। अब मैं आपको एक मेटाफेज बताती हूँ। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम हमारे कंडेंस हुए थे वो सब ऐसे सो जाते हैं बीच में, तो क्या होता है, इट फॉर्म्स इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट मतलब प्लेट है जो इक्वेटर पे ऐसे इकट्ठी हो गई, तो इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ पे था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे हो गया इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन। इधर था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स बिगिन टू डिसअपियर। इधर है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल कंप्लीटली डिसअपियर, मतलब इस स्टेज में आते आते पूरी तरीके से जा चुके हैं। क्या पूरी तरीके से फॉर्म हो चुका है, जो ऊपर पूरी तरीके से बनना शुरू नहीं हुआ था, जो सिर्फ शुरू हुआ था मतलब, तो फिर स्पिंडल फाइबर हुआ, तो मतलब ये मैं जो बना रही हूँ ये है स्पिंडल फाइबर, ये बन चुका है हमारा मेटाफेज में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल कहाँ पर डिसअपियर होते हैं, तो आप प्रोफेज लिखोगे कि मेटाफेज लिखोगे। तो देखो, एग्जामिनर दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक वो पूछेगा कि पूरी तरीके से डिसअपियर कहाँ हो चुके हैं, तो तब आपको वो तो समझ में आ रहा है कि वो मेटाफेज पूछना चाह रहे हैं। एक वो पूछेगा कहाँ पे डिसअपियर होते हैं, तो वो इन जनरल अगर कहाँ डिसअपियर होते हैं ऐसा पूछ रहा है, वेयर डज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, तो वो आपसे प्रोफेज पूछना चाह रहा है, क्योंकि वो प्रोफेज की कैरेक्टरिस्टिक थिंग है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस होएगा, तो प्रोफेज की कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप वो मार्क करोगे। लेकिन जहाँ वो बोलेगा ऑलरेडी कंप्लीटेड द डिसअपियरेंस ऑफ, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा ये वाला यूजुअली, पर लेकिन अगर आता है तो कंप्लीटली डिसअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस या सेल ऑर्गेनल्स, तो तब आप मार्क करोगे मेटाफेज, अदरवाइज प्रोफेज। ठीक है, मेटाफेज में एक और मैंने बताया आपको इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि काइनेटोकोर। अब इसमें ना सेल की जो साइकिल है उसमें माइटोसिस में इतने कुछ है ना, फैंसी कुछ नहीं, सब बेसिक चीज़ है। फैंसी जो वर्ड्स होते हैं ना, या आप उसको हाईलाइट कर लो या आप उसको ऐसे बॉक्स बना दो। स्पाइरिम स्टेज, इक्वेटोरियल प्लेट, तो ठीक है इतना फैंसी तो नहीं है, पर आप बनाना चाहो तो बनाओ। काइनेटोकोर, ये सब चीज़ें आप ऐसे बॉक्स बना दो, तो सबसे हटके जो चीज़ है उसको सबसे हटके बनाओ। ठीक है, अब काइनेटोकोर का मैं आपको क्या बताती है, सुनो। ये जो सेल है उसको बस मैंने ऐसे थोड़ा घुमा के देख रही हूँ, मतलब ये ऐसे सेल बना दूँ मैं और ऐसे इसका मेटाफेज प्लेट या ऐसे कुछ बना दूँ। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन है, मतलब मैं उसको ऐसे घुमा के ऐसे सिर्फ देख रही हूँ, थोड़ा बड़ा करके।
तो मैं आपको लेबल करके बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ है जो सबको पता है। क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है उसके आसपास होता है काइनेटोकोर। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। ये जो क्रोमोसोम है वो इतनी मज़े से बीच में क्यों अरेंज है? ऐसा क्यों नहीं कि वो नीचे गिर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी लग रही है या क्या लग रही है, इसे बीच में प्लेट की तरह क्यों अरेंज? क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर नाम के धागे हैं वो क्रोमोसोम को ऐसे पकड़ के रख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से अटैच करके रख रहे हैं। आप इमेजिन करो कि मेरे को यहाँ से और यहाँ से रस्सी से अच्छे से मोटी सी रस्सी से पकड़ा जा रहा है। अब ना मैं उस तरफ जा सकती हूँ, ना मैं उस तरफ जा सकती हूँ, ना मैं चढ़ के ऊपर जा सकती हूँ, ना मैं चढ़ के नीचे उतर के नीचे जा सकती हूँ। मेरे को इतना टाइट यहाँ पे पैक कर दिया। उसी तरीके से क्रोमोसोम को ऐसे पकड़ के रखा जाता है। यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर अटैच होती है, तो वो जो अटैच होने वाली जगह है उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। वो सेंट्रोमियर के पास होती है, यानी क्रोमोसोम के एग्जैक्टली बीचों बीच में। काइनेटोकोर पे क्या अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर, जिसका फॉर्मेशन शुरू हुआ था प्रोफेज में, कंप्लीट हो चुका है मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर का स्पिंडल फाइबर इफ इन केस आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन वो बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल और वो बनाता है फाइनली स्पिंडल फाइबर। मतलब स्पिंडल फाइबर एक्चुअली क्या है? वो एक डोरी है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बनी है। ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी स्पिंडल फाइबर है। वो किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हुए है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और उसका काम क्या है? क्रोमोसोम को बराबर से एकदम खींच के पकड़ के रखना। इसके अलावा ये जो है जहाँ से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई वो थी सेंट्रियोल। यहाँ पर तो स्पिंडल फाइबर के धागे बड़े हो गए, पीछे जो है ना वहाँ क्रोमोसोम तो उसको दिखा ही नहीं, तो वहाँ तो स्पिंडल फाइबर बने ही नहीं, तो वो जो छोटे छोटे रह गए वो सन की जो रेस की तरह दिख रहे हैं, तो ये एस्ट्रल रेस। समझे? एक बार रिकैप करते हैं। चलो, प्रोफेज और मेटाफेज। प्रोफेज में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला देख के बोलते हैं फिर भी ना देख के बोलेंगे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, स्पाइरिम स्टेज यानी वूल जैसा फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्ली प्रोफेज में थिन होगी, क्रोमैटिन मटेरियल भी थिन हो जाता है। लेट प्रोफेज में आओ तो कंडेंसेशन हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर होने शुरू हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन चालू हो चुकी है। मेटाफेज में आओ तो अब जो क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके थे वो इक्वेटोरियल प्लेट में आके सच के बैठ गए। कैसे सच के बैठ गए? जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हुए थे वो अब क्योंकि पूरे बन चुके तो उन्होंने उसको सीधा कर दिया है कि भाई तो हम तुम्हारे टीचर है, तुम सीधे खड़े रहो। तो कहाँ कैसे सीधे खड़े हैं? जो काइनेटोकोर है उस पर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, पीछे कुछ एस्ट्रल रेस बच गए हैं, सेंट्रियोल में से निकला है स्पिंडल फाइबर जो अटैच हुआ है काइनेटोकोर में। स्पिंडल फाइबर किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुल, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब बिना देखे एक बार प्रोफेज में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से हम करेंगे डिटेल में। स्पाइरिंग स्टेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल विल स्टार्ट टू डिसअपीयर, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू फॉर्म। मेटाफेज में क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन, उसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स ऑलरेडी सारे बन चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनल कंप्लीटली डिसअपीयर। उसके अलावा क्या है? हमने इधर क्या पढ़ा इतना सारा? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। ये कंप्लीट हुआ हमारा मेटाफेज। ठीक है, अब दो चीज़ बची वो है एनाफेज और टीलोफेज। अब क्योंकि मैं इधर घुसा नहीं सकती तो आप लिख दो। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट फेज दैट इज एनाफेज। पहले डायग्राम बना लेते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। चलो, ये हमारा एनाफेज है। एनाफेज में क्या हुआ? अभी तक क्या हुआ था? हमारा जो इक्वेटर था वहां पर क्रोमोसोम था, इक्वेटर पे क्रोमोसोम था। जो क्रोमोसोम था उसमें सेंट्रोमियर था। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा,
क्रोमोसोम डिवाइड होगा 2 पार्ट में, आधा ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, आधा नीचे की तरफ खींचा जाएगा। ठीक है, इसको इधर की तरफ खींचा जाएगा, इसको इधर की तरफ खींचा जाएगा। अब मैंने लेकिन ऐसे फूल जैसा या ऐसा हार्ट जैसा क्यों बनाया क्रोमोसोम, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई एक इंसान है, उसको मैं यहाँ से ज़ोर से खींचूंगी, तो वो जब यहाँ से एकदम तेज़ी से मैं खींचूंगी तो वो कैसे खाली ऐसे ऐसे चल चल के मज़े से तो नहीं आएगा। उसको स्पीड में खींचोगे तो वो ऐसे उसके हाथ पीछे हो जाएंगे आते हुए, ऐसे ऐसे इमेजिन करो। तो वैसे ही क्रोमोसोम ऐसे ज़ोर से अगर मैंने खींचा तो उसकी जो है उस इनर्शिया की वजह से जो क्रोमोसोम की जो दोनों हाथें हैं वो ऐसे पीछे उड़ती हुई आएगी, इसलिए ये होते हैं वी शेप्ड क्रोमोसोम। सबसे पहले तो क्रोमोसोम्स की जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। आगे मैं बताऊंगी क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, पर ये याद रखना। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है एनाफेज में, माइटोसिस के। ठीक है, क्रोमोसोम मूव अपार्ट टू अपोजिट पोल्स, ये एक पोल वो एक पोल, वो एक पोल, तो मूव अपार्ट। ठीक है, जब ये मूव अपार्ट कर रहे तो आप देख रहे हो कि बीच में मैंने डॉट डॉट लाइन बनाई है, तो वो तब फॉर्मेशन करते हैं इसमें इंटरजोनल फाइबर्स की। ठीक है, इतना समझे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है मैंने वी शेप बनाया है, तो वी शेप से मैं आपको एक नए टॉपिक पर लेके जाती हूँ। एक है मेटाफेज, और नए टॉपिक मतलब क्या, वही टॉपिक कर रहे हैं। एक मेटाफेज है, एक एनाफेज है। इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आएंगे, इसलिए सुनो। नाउ दैट आई हैव ऑल योर अटेंशन, सुनो। मेटाफेज में क्रोमोसोम वाज द थिकेस्ट, इसलिए मेटाफेज में वी विल स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मार्क माय वर्ड्स, मॉर्फोलॉजी, M फॉर M। एनाफेज में क्योंकि हमें यहाँ शेप दिख रहा है, वी शेप है, तो एनाफेज में वी विल स्टडी द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। शेप में कोई मेटाफेज और मॉर्फोलॉजी में कोई एनाफेज मार्क करके आया तो देखना आप, M फॉर M ऐसे याद रखो। ठीक है, एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल, इंटरजोनल फाइबर्स की फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर खींच रहे हैं उसको उस नीचे की तरफ, अपोजिट पोल्स पे जा रहा है, और वी शेप्ड क्रोमोसोम आर सीन। ये भी लिख ही देते जब सब लिखा है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो सेल साइकिल है वो पूरी 100% क्लियर नहीं हुई है, मैं बताती हूँ क्यों। अब मैं एक बात बताऊंगी, फिर ऐसे मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि अब तो जाके हमने सेल साइकिल पढ़ी है। ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, थोड़ा प्रोपोर्शन देख लेना। ये हमारा क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम को मैं 2n कंसीडर कर रही हूँ और ये 2c है। ठीक है, ये जाएगा G1 फेज में, तो सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, तो ये G1 फेज 2n 2c। अब जाएगा S फेज में, और उस S फेज को मैं अभी थोड़ी स्किप कर देती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। S फेज में जाने के बाद क्या होगा वो बताती हूँ। तो ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2n होना चाहिए, और DNA कंटेंट कितना होना चाहिए, 4c होना चाहिए। G2 फेज है, तो 2n क्रोमोसोम बना दे। 2n क्रोमोसोम यानी 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। ये मैंने क्या किया है, तो मैंने अलग ही कुछ बना दिया। देखो, G1 में जो क्रोमोसोम था वो मोनाड था, जो मैंने आपको बताया। अब ये जो हो गया वो डायाड हो गया। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, पहले 2 मोनाड क्रोमोसोम थे, अब 2 डायाड क्रोमोसोम है। डिफरेंस कहाँ पे है, DNA का कंटेंट में। यहाँ पे कंटेंट था 2c यानी 1 उंगली ऊपर 1 उंगली नीचे वाला क्रोमोसोम, यहाँ पे कंटेंट हो गया 4c यानी 2 उंगली ऊपर और 2 उंगली नीचे वाला क्रोमोसोम, डायाड वाला क्रोमोसोम। उसके बाद ये G2 फेज के बाद M फेज में गया, यानी कि प्रोफेज हुआ। प्रोफेज में एक्चुअली में प्रोफेज में ऐसा दिखता है, क्रोमेटिन मटेरियल में इतना डिफरेंस नहीं दिखता, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोली। प्रोफेज में ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद होगा मेटाफेज। मेटाफेज में मैंने जैसे बोला था यहाँ इक्वेटोरियल प्लेट पे दिखेगा। उसके बाद होता है एनाफेज। एनाफेज में ऐसा दिखेगा। अब ये जो क्रोमोसोम है उसकी स्प्लिटिंग हो गई,
आधे क्रोमोसोम इधर हो गए, आधे क्रोमोसोम इधर हो गए। अब देखो क्रोमोसोम का नंबर डुप्लीकेट हो गया, क्रोमोसोम की जो वो है डीएनए कंटेंट वो भी हाफ हो गया, 2C हो गया। देखो ये पूरा मिला के 4C था और ये पूरा जब ऐसा था तब 2N था। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, क्रोमोसोम हाफ इधर कर दिया, तो अब जो 2N थे वो क्रोमोसोम अलग अलग 2N हो गए, मतलब टोटल 4N हो गए, क्योंकि मैंने क्रोमोसोम को बीच में से काट दिया। जब तक ये था मेरे पास जॉइंट, पहले मेरे पास ये क्रोमोसोम थे इनिशियली। जब मैंने चाहा कि मुझे सेल साइकिल करनी है तो मैं एस फेज के अंदर गई। जब एस फेज के अंदर गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्रोमोसोम का नंबर डबल चाहिए, डीएनए का कंटेंट डबल चाहिए। तो मैंने एक स्मार्ट गेम खेली, मैंने इस पॉइंट पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं किया, क्योंकि ये रूल था कि क्रोमोसोम का नंबर हमें इतना ही रखना है। नंबर चेंज तब होगा जब कैरियोकाइनेसिस होगी, क्योंकि उसका फंक्शन ही है। तो एस फेज ने स्मार्टली गेम खेली, उसने क्या किया, अपना डीएनए का कंटेंट डबल कर दिया, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहा। हालांकि वो मोटे हो गए, डबल जैसे दिख रहे, पर 1-2 क्रोमोसोम रहे, ताकि क्या होगा कि जब एनाफेज में पहुंचेगा, टीलोफेज में पहुंचेगा, जब इसको स्प्लिट होना होगा तब बिना किसी तकलीफ के वो डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम, सिर्फ स्प्लिट होके ही। समझ रहे हो अब क्या गेम खेली सेल साइकिल ने। और यही चीज़ मुझे पर्सनली अपने 11th-12th के टाइम पे काफ़ी कंफ्यूज कर दी थी, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी। तो पहले हमारे पास था सिर्फ एक 2N क्रोमोसोम, 2C डीएनए कंटेंट। एस फेज आया, अब हमारे पास हो गया 2N क्रोमोसोम, 4C कंटेंट। टीलोफेज हो गया जब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये यहाँ पर बीच में सेंट्रोमियर लगा है, जिसका जब स्प्लिट हुआ एनाफेज में और फिर टीलोफेज हुआ, 2 अलग अलग सेल बन गई, तो अब दोनों में 2N क्रोमोसोम 2C डीएनए। समझ रहे हो, साथ में था तो 2N क्रोमोसोम 4C डीएनए एस फेज के बाद, जब अलग हो गया टीलोफेज के बाद तो 2N क्रोमोसोम 2C डीएनए। अब समझ रहे हो क्या गेम है इसकी, ठीक है। ये हुआ हमारा, अभी तो एनाफेज ही कंप्लीट हुआ, टीलोफेज बाकी, ज़्यादा खुश मत हो, पर टीलोफेज ईजी है, खुश हो जाओ। चलो टीलोफेज में खुशी से आपको वही लिखना है जो आपने प्रोफेज में लिखा था, बस एग्जैक्ट उल्टा। प्रोफेज में हमने क्या लिखा था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसमें हम लोग लिख देते डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, या न्यूक्लियर या क्रोमेटिन मटेरियल। डीकंडेंसेशन का मतलब ऐसे क्रोमोसोम बने थे उसको डीकंडेंस करके क्रोमेटिन फाइबर बना दो। उसके अलावा हमने क्या लिखा था, न्यूक्लियलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर। तो इसमें न्यूक्लियलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल रीअपियर, उसका एग्जैक्ट उल्टा, ठीक है। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और सेल अलग अलग अपने डिवाइड होने लगते हैं। जैसे कि ये हमारा टीलोफेज है, यहाँ पे अलग अलग ऐसे क्रोमोसोम, बी क्यों लग रहा है, ठीक है आप समझ जाओ। फिर ऐसे फरो फॉर्मेशन होती है अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो, और फिर ऐसे 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 करके डिवाइड होने लगता है। और ये अब क्या हो जाता है, ये इसका डीकंडेंसेशन हो जाता है, अब ये क्रोमेटिन मटेरियल में फॉर्म हो जाता है और ऐसे हो जाता है। तो अभी 2 सेल बन गई जो एक दूसरे से एग्जैक्टली आइडेंटिकल है और पेरेंट से आइडेंटिकल है, ठीक है। ये था हमारा पूरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। प्रोफेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो सब डिसअपियर, स्पाइरिंग स्टेज, ये सब चीज़ें होगा। मेटाफेज, इक्वेटोरियल प्लेट पे फॉर्मेशन हो जाएगी, काइनेटोकोर पढ़ाया था मैंने उसमें, और बाकी सब चीज़ें जो चालू हुई थी प्रोफेज में वो खत्म होगी मेटाफेज में। एनाफेज में वी शेप क्रोमोसोम खींचेगा, एक दूसरी तरफ पोल्स अपार्ट जाएंगे और इसमें शेप स्टडी होती है। मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी स्टडी होती है। टीलोफेज में वही होगा जो एक्जैक्टली अपोजिट होता है प्रोफेज के। क्विकली कितना जल्दी हमने रिवाइज कर लिया जब सब आता था, तो एक छोटा सा फ्लैश कार्ड बन गया हमारा, ताकि हम एक दिन पहले जब यही फटाफट पढ़ के जाए। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, और उसके अलावा एक और चीज़ पढ़ेंगे कि किसने साइंटिस्ट के नाम, तो ये लिखो पहले। अब क्योंकि हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं इसलिए हमको भूख लग रही है, और भूख लग रही है इसलिए हम क्या खाएंगे, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी।
एक बार इस बर्गर की स्पेलिंग चेक कर लेना। आई डोंट थिंक सो ये है ए आर है शायद, पता नहीं, एक बार चेक कर लेना। तो स्ट्रैसबर्गर वो इंसान है जिसने माइटोसिस का कंसेप्ट दिया था। वॉल्टर फ्लेमिंग, बर्गर और वाटर ये हमें खा पी रहे हैं अभी, हमारा बहुत पढ़ाई हो गई इसलिए। वॉल्टर फ्लेमिंग ने एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस बताया था और माइटोसिस का नामकरण भी इसी ने दिया था। ठीक है, ये 2 नाम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसके 5 सिग्निफिकेंस है जो आपको बैठे टेक्स्ट बुक में से करना है। ये आपको थियरी एग्जाम में भी आ सकते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है वो है सेल डिवीजन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। यानी सेल की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ करेगी, उसके साथ साथ करेगी हमारा सेल साइज को मेंटेन। यानी कि ग्रोथ भी करेगी डिवाइड होकर और मेंटेन भी करेगी। मेंटेन कैसे कि जब सेल ग्रो कर रही होती है ना तो उसका न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम सेल डिवीजन होती है। ये 2 चीज़ तो ठीक है। एक खास काम होता है इसका सेल रिपेयर, मतलब कि अगर आपको चोट लग गई, खेलते खेलते बच्चे गिर जाते हैं तो कैसे चोट लग जाती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी भी चोट लग जाती है, तो वो जो सेल्स है हमारे स्किन के या कहीं पे भी चोट लगती है तो वो निकल जाते हैं। तो वो रीजनरेट करना, उसको रिपेयर करने का काम माइटोसिस का ही होता है। तो 3 चीज़ हो गई, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ और रिपेयर। इसके अलावा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उसके अंदर तो रिप्रोडक्शन ही करती है ये। कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। ये एक सेल है, वो अमीबा की अगर हम बात करें, वो अगर 2 सेल में डिवाइड होती है तो ये माइटोसिस भी है प्लस ये एक अमीबा का रिप्रोडक्शन भी, वो 2 अमीबा बन जाएंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस का जो काम होता है वो रिप्रोडक्शन का होता है। समझ में आ रहा है इतना? तो 4 चीज़ हो गई, सेल ग्रोथ, सेल रिपेयर, सेल साइज का मेंटेन रखना और लास्ट में ये रिप्रोडक्शन। इसके अलावा होता है इट ऑल्सो मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर। सेम का सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे पूरा का पूरा माइटोसिस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मियोसिस। फिर उसके बाद इतना कुछ है नहीं, खत्म ही हो गया। सेल साइकिल का जो चैप्टर उसमें 3 ही चीज़ें हैं, सेल साइकिल के फेजेस, माइटोसिस और मियोसिस, फिर फिनिश सेल साइकिल हमारा। छोटा सा चैप्टर है, इजी अगर समझो तो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आगे का भी देखना, पूरा हम अच्छे से इन डेप्थ हम समझेंगे पूरा, ताकि हमारे इसको है ना, सेल साइकिल एक ऐसा चैप्टर है कि आप एक बार अच्छे से कर लो ना तो आपको बार बार उसको करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एक बार कर लो, फिर उसके जो मेन ऐसे की पॉइंट्स है ना, एक फ्लैश कार्ड बनाओ पूरा सेल साइकिल का पूरा एक ही कार्ड में फिनिश कर दो कि प्रोफेस में ये की पॉइंट्स। मियोसिस में जरूरत पड़ेगी लेप्टोटिन, जाइगोटिन, वो सब का, कि उसको लिस्ट में हर एक में क्या क्या होता है, कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पर इन सब में से ऐसे बैठे कि किस में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो प्रोफेज में। तो ये सब चीज़ें आपको खाली ऐसे की पॉइंट्स आपको याद रखने, पूरा ऐसे चैप्टर इन डेप्थ आपको सिर्फ समझना है, तो वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। इनफैक्ट मैंने भी एक बार इतनी अच्छे से पढ़ लिया था कि उसके बाद मैंने कभी उसको इतना अच्छे से किया ही नहीं था। खाली इससे जो मेन पॉइंट्स होते हैं या मियोसिस का प्रोफेज 1 का जो होता है पार्ट, वो मैं बार बार करती थी, पूरा चैप्टर करती ही नहीं थी, ना स्क्वायर अच्छे से हो जाता था। फिर ये बाकी चैप्टर की टेंशन लो, जो जिसमें टेंशन लेनी है इसको एक बार निपटा के ख़त्म कर दो और अच्छे से करो। तो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।